देखिए आइडिया बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सीधा है। हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या अपने कॉन्स्ट्रेंट्स के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेंगे, अपनी लिमिटेशंस को जहन में रखेंगे और फिर उस एरिया के अंदर से अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे, ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालेंगे। कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन आपको इस वर्ड से ये ज़रूर समझ आ जानी चाहिए कि वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें मैक्सिमाइज कर रहे थे, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज़ को मिनिमाइज कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि सारे काम वैसे ही होंगे, लेकिन शायद कुछ चीज़ों में हम लोग बिल्कुल ही उल्टी कह लें या इनवर्स कह लें कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, राइट। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखें जनाब, द मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन आर 9 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, 11 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 8 यूनिट्स ऑफ फैट। एक बंदे की जो वीकली रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। और इसमें उसने जो वर्ड यूज किया है, उसने कहा है जी कि 9 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए और ये मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि उसको कम से कम इतनी तो जरूर चाहिए, राइट। उसको 9 यूनिट्स ऑफ फैट जरूर चाहिए, उसको 11 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी तौर पे चाहिए और 8 यूनिट्स ऑफ फैट लाजमी तौर पे चाहिए, राइट। ओके, अब ये आपको मिलेगा कहाँ से? फूड ए से मिलेगा। फूड ए contains 3 units of protein, 5 units of carbohydrates and 1 unit of fat per kg and is sold for ₹9 per kg. And food B contains 1 unit of protein, 2 of carb and 3 of fats per kg and is sold for ₹5 per kg. तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट उसने कहा है कि वो सप्लाई कहाँ से आएगी, और सप्लाई के बारे में उसने मुझे फूड ए और फूड बी का बताया। How many kilograms of each food should a person buy per week to satisfy his minimum रिक्वायरमेंट एट मिनिमम कॉस्ट। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है और कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता था, आपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना होता था, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे आपके पास, और आपने यहां से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता था। यहां पे आपके पास रिसोर्सेज सप्लाई है, आपके पास सप्लाई है, लेकिन आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतने तो लाजमी तौर पे होने चाहिए, और आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, राइट। तो ये उल्टी हैं चीजें एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो तरीकाकार है वो pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना होता है, हमने कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करने होते हैं, हम लोगों ने लिमिटेशंस डिफाइन करनी होती हैं। तो जब हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो चीजें हैं जो हम परचेज कर रहे हैं उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जब हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होंगे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उनको लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हर एक की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायरमेंट्स की कॉस्ट होती है, सिमिलरली रिसोर्सेज से प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ से आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट की कॉस्ट होती है। तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास 3, एक रिक्वायरमेंट है जी प्रोटीन की, दूसरी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की, और तीसरी रिक्वायरमेंट है फैट्स की। और वो रिक्वायरमेंट है कितनी, तो रिक्वायरमेंट वैल्यू ये है कि उसको एटलीस्ट उसने मिनिमम का वर्ड यूज किया ना, मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, एटलीस्ट 11 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए एंड एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ फैट्स चाहिए। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये आपको सप्लाई कहाँ से मिलेगी? ये सप्लाई आपको आएगी फूड ए से और फूड बी से। फूड ए के बारे में उसने कहा है कि उसमें 3 यूनिट्स प्रोटीन के आते हैं, 5 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स के आते हैं और 1 यूनिट फैट का आता है। सिमिलरली फूड बी के बारे में उसने कहा कि उसमें से 1 यूनिट प्रोटीन, 2 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स और 3 यूनिट्स फैट के आते हैं, राइट। तो ये हमारी सप्लाई भी आ गई। हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि फर्ज करें कि जनाब हम लोग x यूनिट्स ऑफ ए एंड y यूनिट्स ऑफ बी परचेज कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होंगे। अब देखिए लिमिटेड सप्लाई की बात है, आपके पास मिनिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। तो फर्ज करें कि जनाब अगर मैं x यूनिट ऑफ ए एंड y यूनिट्स ऑफ बी परचेज करता हूं, तो जो मेरे पास प्रोटीन होंगे, x यूनिट ऑफ ए में से 3x प्रोटीन मुझे मिलेगी और y यूनिट ऑफ बी में से 1y मुझे प्रोटीन मिलेगी, और ये बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 9 से, यानी कि मुझे एटलीस्ट 9 यूनिट प्रोटीन चाहिए। तो मैं जो भी x और y परचेज करूंगा वो ऐसे होना चाहिए कि मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट पूरी हो जाए। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स के केस में मैं कहूंगा कि अगर मैंने x यूनिट ऑफ ए परचेज किए हैं तो मुझे 5 × x कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, और अगर मैंने y यूनिट्स ऑफ बी परचेज किए हैं तो मुझे 2y कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट्स मेरे एटलीस्ट 11 होने चाहिए। और इसी तरह से जब मैं तीसरी रिक्वायरमेंट बनाऊंगा तो ये होगी x + 3y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि एटलीस्ट 8 हमारी रिक्वायरमेंट है। और जब हम उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये पर्पस पूरा हो जाएगा। तो ये है जनाब हमारे सिचुएशनल कॉन्स्ट्रेंट्स,
जो कि सिचुएशन की वजह से अराइज हुए हैं। इसके बाद हम लोग नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स डेवलप करते हैं, और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो हैं कि जनाब x और y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास दो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें कॉस्ट फंक्शन चाहिए, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे आता है? ये बिल्कुल वैसे ही आता है जनाब, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ए का 1 यूनिट कितने का सेल होता है, 9 रुपये का 1 यूनिट 5 रुपये का सेल होता है। तो यहाँ से जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे मैं जी कह सकता हूँ, यहाँ मैं इसे नॉर्मली सी भी कहता हूँ क्योंकि कॉस्ट कर रहा होता है, तो वो होता है 9x प्लस 5y। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो बनेगा जी 9x प्लस 5y। अब आगे चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्टेप नंबर 3 एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने पहले स्टेप नंबर 3 पढ़ा था। हम लोग क्या करेंगे कि इन कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉ करेंगे और फिजिबल रीजन बनाएंगे, राइट। तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से है। कॉन्स्टेंट नंबर 1 है जी 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 3x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सेकेंड स्टेटमेंट है जी 5x प्लस 2y should be greater than equal to 11. X plus 3y should be greater than equal to 8. यहाँ से मैं इनको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करूँगा। 3x plus y is equal to 9, 5x plus 2y is equal to 11, x plus 3y is equal to 8. नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन में मैं x 0 रखूँगा, y की वैल्यू निकालूंगा, और फिर y 0 रखूँगा और x की वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मैं x 0 रखूँगा तो y 9 आएगा, अगर y 0 रखूँगा तो x 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 एंड 0, और इसमें भी 0 एंड 0, राइट। तो अगर मैं x 0 रखूँगा तो y मेरा 5.5 आएगा, राइट। और अगर मैं y 0 रखूँगा तो x 11/5 2.2 आएगा। सिमिलरली तीसरी स्टेटमेंट में जब मैं x 0 रखूँगा तो y 8/3 यानी कि 2.6 आएगा, और अगर मैं y 0 रखूँगा तो x 8 आएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये तीनों कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनके x और y इंटरसेप्ट आ जाएंगे। अब मैं इन सारी लाइंस को प्लॉट कर लेता हूँ। देखिए जनाब, अगर मैं बात करूँ कि मैंने प्लॉटिंग किस तरह से करनी है और स्केलिंग क्या होगी इस ग्राफ के ऊपर, तो मैंने x एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट करनी है दैट इज 8। तो मैं जनाब x एक्सिस पे 1 के डिस्टेंस से नंबरिंग कर लेता हूँ। सिमिलरली जो y एक्सिस पे मैंने वैल्यूज प्लॉट करनी है वो भी मैक्सिमम 9 तक है, तो मेरी इस तरह से प्लॉटिंग हो जाएगी, राइट। अब मैं एक एक करके इन सारे कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉ करता हूँ। पहला जो कॉन्स्टेंट है उसके 2 पॉइंट्स हैं 0, 9 एंड 3, 0, यानी कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 9 एंड 3, 0। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी जो कि इस कांस्टेंट को डिफाइन करी होगी। लेकिन अब मैंने देखना है कि कांस्टेंट तो मैंने डिजाइन कर दिया है, इस कांस्टेंट से ऊपर वाला एरिया मेरे फिजिबल रीजन का पार्ट है या नीचे वाला एरिया मेरे फिजिबल रीजन का पार्ट है। तो ये कहाँ से पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि जब मैं इस इनइक्वालिटी को इस तरह से रीअरेंज करता हूँ कि एक साइड पे सिर्फ y रह जाता है, तो फिर y के साथ क्या साइन होता है। तो इसको करके देखते हैं जी 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ से अगर y अकेला कर दूंगा तो ये 9 माइनस 3x के इक्वल हो जाएगा। तो y के साथ क्या साइन आ रहा है जी? y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 माइनस 3x। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये है कि हम इस लाइन से ऊपर वाले एरिया की बात करें, राइट। और क्योंकि इस लाइन के साथ साथ हमारे पास जो इक्वालिटी का साइन भी है, तो हम ऑन द लाइन एंड अबव द लाइन वाले एरिया की बात करें, ये हमारे विजिबल रीजन का पार्ट है, राइट। तो हमने वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया जो कि पहले भी इससे पढ़ा हुआ है कि हम देखेंगे कि y के साथ जब हम y को अकेला कर देते हैं और वो पॉजिटिव y एक साइड पे अकेला ही नजर आ रहा है, तो उसके साथ क्या साइन होता है? अगर उसके साथ ग्रेटर देन का साइन है तो फिर एक्चुअली हम हर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इस लाइन से ऊपर की तरफ फॉल कर रहा है, इस लाइन से इस साइड पे फॉल कर रहा है जिस साइड पे y की वैल्यूज ग्रेटर है, राइट। तो ये हमारा विजिबल रीजन का पार्ट है। हम लोग इसके साथ ही दूसरी कांस्टेंट को ड्रॉ करेंगे और फिर हर कांस्टेंट के साथ साथ ये देखेंगे कि कौन कौन सा फिजिबल रीजन का एरिया कट आउट हो जाता है और कौन कौन सा एरिया हमारे लिए अब फिजिबल रहता है। जब मैं दूसरे कांस्टेंट को ड्रॉ करूंगा दैट इज 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, तो यहाँ से मुझे 0 एंड 5.5 यानी कि ये पॉइंट मिलेगा, राइट। और दूसरा पॉइंट है जी 2.2 एंड 0। दूसरा पॉइंट है जनाब मेरे पास ये 2.2 एंड 0, तो मोस्ट प्रोबेबली 2.2 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। तो जब मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन रही होगी, राइट। ये जो शेप है ये मुझे बता रही है कि जनाब आपका जो फिजिबल रीजन है वो इससे ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो y के साथ है ग्रेटर देन का, और अगर y यहाँ पे अकेला हो जाएगा
तो और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y के साथ ग्रेटर देन का साइन आ रहा होगा। तो उसका मतलब ये है कि इस कॉन्स्टेंट के हिसाब से भी जो हमारा फिजिबल रीजन है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट इससे पहले हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं वो हमें मना करता है कि हम इस एरिया में काम नहीं कर सकते, राइट। इस एरिया में हम काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फिजिबल रीजन के बारे में बात करेंगे तो फिजिबल रीजन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे होगा जब हम लोग इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे और ये लाइन इस लाइन को काट के इसे नीचे चली जाएगी, तो यहाँ से हमारे फिजिबल रीजन का इफेक्ट होगा और हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अब इफेक्ट होके इसके साथ साथ मूव करना शुरू कर देगा, राइट। पहले इस लाइन के साथ आ रहा था, अब ये इस लाइन के साथ आगे की तरफ मूव हो जाएगा। तो फिजिबल रीजन या वो एरिया होता है जो इन दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, राइट। लेकिन हमारे पास जनाब टोटल 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो क्यों ना हम तीसरे कॉन्स्टेंट को भी डिजाइन करके देखें। अगर एक्स एरी 0 and 2.6, 0 and 2.6, दिस इज द पॉइंट फॉर द थर्ड लाइन, एंड 8,0, 8,0 ये रहा आपका पॉइंट फॉर द लाइन। तो जो तीसरी लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, और इसमें भी जब हम x की बात करेंगे तो x जो है वो उन तमाम पॉइंट्स का है जो कि इस लाइन से ऊपर की तरफ फॉल कर रही हैं, राइट। अब जब ये तीसरी इक्वेशन आ गई है, इस तीसरी इक्वेशन की बेस पे हमने ये कहा है कि इस तीसरी इक्वेशन से नीचे वाला एरिया यानी कि ये वाला तमाम एरिया अब हमारे फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं है, राइट। लेकिन ये वाला एरिया इस तरह से हमारे फिजिबल रीजन का पार्ट है, इस लाइन से नीचे नीचे रहना है। तो बहुत सारा एरिया हमारा कैंसल आउट हो गया है। फॉर एग्जांपल ये वाला सारा एरिया जो नीचे इस क्वाड्रेंट में था ये कैंसल आउट हो गया है, ये अब हमें नहीं चाहिए। और हमारा अब जो इन तीनों के बाद जो हमारा फाइनल फिजिबल रीजन आया है वो कुछ इस तरह से आया, राइट। हर एक क्वाड्रेंट से ऊपर की तरफ है हमारा रीजन। हम मैं सारा तो कलर नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपको इससे ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह से इन रीजन्स को शेड करें। हर वो एरिया जो इन तमाम लाइंस से ऊपर की तरफ है वो हमारा फिजिबल रीजन है, और इन तीनों का जो कॉमन एरिया है, ठीक है जी, तीनों सारे के सारे कॉन्स्टेंट का जो कॉमन एरिया है वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा, राइट। अच्छा जनाब, इसके अलावा हमारे पास 2 और कॉन्स्टेंट्स थे। एक था नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट के x का आंसर जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे तो x 0 है। इसका मतलब ये है कि जब हम चौथा कॉन्स्टेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कहेगा कि जनाब आपका आंसर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ से हमारा जो आंसर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और फिर हमारे आंसर को यहाँ से एक और कॉन्स्टेंट अब उस लाइन के साथ साथ जाने से मना करेगा, राइट। सिमिलरली जब y नेगेटिव होगा तो हमारे आंसर को एक और धचका लगेगा इस जगह पे। हमारा जो फिजिबल रीजन है अब वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकता, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकता। अब वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नीचे आते हुए इस लाइन के साथ साथ नहीं रहेगा, अब ये इस तरफ को सीधा हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो एरिया आ जाएगा जो इन पांचों कॉन्स्टेंट्स को फुलफिल करता है और इन पांचों कॉन्स्टेंट्स को एट द सेम टाइम जस्टिफाई भी करता है, राइट। तो ये है जी हमारा फिजिबल रीजन। लेकिन इस फिजिबल रीजन में एक नई चीज आ गई है, वो ये है कि इसकी ये वाली साइड्स तो पता है हमें, ये एक्स एक्सिस को इधर की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो ये फिजिबल रीजन इसके ऊपर रहेगा, वाई एक्सिस को इधर की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे ऊपर रहेगा, लेकिन इस तरफ को हमारे पास इसकी कोई लिमिट नहीं, राइट। तो फिजिबल रीजन इस तरफ को बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह के फिजिबल रीजन को अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होगा, वो जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पीछे चलें तो ये देखें, ये जनाब ये हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन था, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि दिस इज बाउंडेड फिजिबल रीजन। सिमिलरली इससे पहले एक हमने और सवाल किया था जिसमें हमने फिजिबल रीजन बनाया था, वो ये वाला बना था, तो दिस इज आल्सो आवर बाउंडेड फिजिबल रीजन। लेकिन ये वाला जो फिजिबल रीजन है जो अब हम लोग बना रहे हैं ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें पता चली है, जरा गौर से देखना है आपने इस बात को। देखें, ये थी हमारी जो लिमिटेशन नंबर 1 है, ये हमारी लिमिटेशन नंबर 2 थी, और ये हमारी लिमिटेशन नंबर 3 थी। अगर आप गौर से देखें तो जो लिमिटेशन नंबर 2 है ये एक ऐसी लिमिटेशन है जो खामखा आई हुई है। ये हमारे फिजिबल रीजन को कहीं से भी टच नहीं कर रही, कहीं से भी अफेक्ट नहीं कर रही। जो हमारा फाइनल फिजिबल रीजन था उसको ये लाइन कहीं से भी अफेक्ट नहीं कर रही। तो इस तरह के जो को टच नहीं कर रहे होते हैं या हमारे फिजिबल रीजन में से पास नहीं कर रहे होते हैं, ये हो या ना हो हमारे फिजिबल रीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखें अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि फिजिबल रीजन चेंज होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड बाकी दोनों में से किसी भी एक कॉन्स्टेंट को मैं डिलीट करूंगा तो मेरे फिजिबल रीजन पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला कॉन्स्टेंट डिलीट कर देता हूँ, ये वाला डिलीट कर दिया, तो मेरा फिजिबल रीजन फैल के
यहाँ पे नीचे भी चला जाएगा, राइट। इसको मैं अनडू करता हूँ। फर्ज करें कि मैं ये वाला कांस्टेंट खत्म करता हूँ तो मेरा फिजिबल रीजन फैल के यहाँ तक आ जाएगा, राइट, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये वाला कांस्टेंट जो है ये इफेक्ट करना शुरू कर देगा हमारे फिजिबल रीजन को। सो द थिंग इज कि जनाब जो फिजिबल रीजन होता है उसके अंदर जो जो कांस्टेंट उसको टच कर रहे होते हैं वो कांस्टेंट तो ठीक है, वो तो यूजफुल है, लेकिन ये वाला कांस्टेंट हम कह सकते हैं कि ये यूजलेस है, ये यूजलेस कांस्टेंट है। और यूजलेस के लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट कांस्टेंट। तो एक ऐसा कांस्टेंट जो कि आपके फिजिबल रीजन के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, इस तरह के कांस्टेंट को यूजलेस या रिडंडेंट कांस्टेंट कहते हैं, राइट। तो यहां से अब हमने दो नई चीजें पढ़ी हैं। नंबर वन कि फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड भी होता है और अनबाउंडेड भी होता है, और इसी तरह से कांस्टेंट जो हैं वो रिडंडेंट भी हो सकते हैं, और रिडंडेंट कांस्टेंट हमारे फिजिबल रीजन को ना तो कहीं से टच कर रहे होते हैं और ना ही इनका कोई पार्ट होता है फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करने में, राइट। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की तरफ कि फिजिबल रीजन हमारे पास आ गया है, ये एक अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, लेकिन इवन देन इसके अंदर तीन कॉर्नर्स हैं जनाब हमारे पास। एक कॉर्नर है जी पॉइंट ए, मैं से ए कह देता हूं, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। इसके बाद तो आगे हर तरफ बढ़ रहा है, इसके बाद तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो स्टेप नंबर 4 क्या होता था जी? स्टेप नंबर 4 ही होता था कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट ए बी एंड सी। कॉर्नर पॉइंट ए का तो मुझे पता है कि वो क्या है, वो है जी 0,9, राइट, 0,9। बी का मुझे पता है, बी का मुझे पता है कि वो दो इक्वेशंस को का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कौन कौन सी दो इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 3 और 1 का इंटरसेक्शन में कैलकुलेट कर लूंगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। और पॉइंट सी जो है डेट इज 8,0। लाइन 1 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं जनाब। हमारे पास कैलकुलेटर में हम लोग पहली इक्वेशन का लिखेंगे 3, फिर उसके बाद y के साथ क्या लिखा हुआ है, y के साथ 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद इक्वालिटी के दूसरी तरफ 9 है। सेकंड इक्वेशन में क्या है जी? सेकंड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? ये इक्वेशन नंबर 3 होगी, क्योंकि हमने कहा था कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन होगी जी 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू, उसके बाद दोबारा इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 19/8 या 2.37, और दूसरा आएगा जी 15/8। ठीक है जी। तो आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आएगा जी 2.375 एंड 1.875, 2.375 एंड 1.87, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। और स्टेप नंबर 4 क्या होता था? स्टेप नंबर 4 ये होता था कि हम लोग स्टेप नंबर 5 ये होता था कि हमारे पास जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आते थे वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते थे। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था जनाब? ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टेप 2 में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि z इज इक्वल टू 9x प्लस 5y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जी z इज इक्वल टू 9x प्लस 5y, और हमारे पास पॉइंट a जो था डेट वाज 0,9। तो जब मैं इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगा तो 9 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 9 ये बनेगा जनाब 0 प्लस 45 इज इक्वल टू 45। सेकेंड पॉइंट था जी 2.375 एंड 1.875। तो जब मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो 9 इंटू 2.375 प्लस 5 इंटू 1.875, तो ये मेरे पास बनेगा जनाब 21.375 और 9.375। इन दोनों को ऐड करने से मेरी कॉस्ट बनेगी जनाब 30.750। और इसी तरह से पॉइंट सी जो है वो है जी 8,0। तो जब मैं पॉइंट सी को इसमें पुट करूंगा 9 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 0, तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 72 प्लस 0 इज इक्वल टू 72। तो देखें जनाब, हमने हर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखा तो हमारी जो सबसे कम कॉस्ट आई, क्योंकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे, तो हमारी जो सबसे कम कॉस्ट आएगी जिस पॉइंट के ऊपर, दैट पॉइंट विल बी आवर आंसर, राइट। तो हमें ये चाहिए कि हम 2.375 यूनिट्स ऑफ फूड ए
एंड 1.875 यूनिट्स ऑफ फूड भी परचेज कर लें, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट 30 रुपीज़ बनेगी, 30.75 रुपीज़ बनेगी और हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाएंगी, राइट। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, राइट। जो डिफरेंस था वो ये था कि जब हम कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन कर रहे होंगे तो उस वक्त हम थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे। सिर्फ यही एक स्टेप है जो डिफरेंट होता है, जिसमें हमने जो टेबल बनाना है उसके टेबल के जो हेडर्स हैं, जो कॉलम हेडिंग्स हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होंगी और फिर उस बेस पे हमारे कॉन्स्टेंट बनेंगे, राइट। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। यहाँ पे हमने दो और चीजें भी पढ़ी, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन पढ़ा और रिडंडेंट कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ा। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं विच इज ए सॉर्ट ऑफ मिक्स एग्जांपल करना। उसमें भी हमने यही, इन दोनों में से कोई एक काम होगा, लेकिन उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मोर देन की होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स लेस देन की होंगी, तो आपको बड़ा इजीली अंदाजा होगा कि हम किस तरह से इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ नई नहीं है, अब सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक और सवाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे जिसमें कुछ मजीद चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।